हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। और बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया है फॉर द एकेडमी की 2023-2024 हमारा कोर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन। और बच्चों, जैसे कि मैं आपको सिलेबस ओवरव्यू में ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इस बार बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट बी से। और पार्ट बी में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमें करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। तो इसके लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या, आप उनका एनालिसिस कैसे करेंगे। तो जो आज मैं यहां पर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, जिसमें आपको बताया जाता है कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं, उसका लेक्चर 2 लेकर आया हूं बच्चों। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं बच्चों हमारा पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इसके जो मेन हेड सब हेड होते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। तो आज हम सिर्फ यहां पे डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट एग्जैक्टली है क्या, और एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसका फॉर्मेट आपको किस तरीके से बनाना है। तो लोगों को देख के तो लगता है कि अरे सर इतना बड़ा फॉर्मेट हम लोग कैसे याद करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप इनके मतलब समझ लेंगे तो ये फॉर्मेट को याद करना आपके लिए बहुत ही हो जाएगा आसान। तो बच्चों, मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बैलेंस शीट। ऑलरेडी आप लोग बैलेंस शीट बना चुके हैं, क्लास 11 में भी आपने बैलेंस शीट बनाई थी, लेकिन क्लास 11 में आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट बनाते थे। यहां पर आप बनाने जा रहे हैं कंपनी की, और कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास होता है कंपनीज एक्ट 2013। तो एज पर शेड्यूल 3 हमें यहां पे पूरा का पूरा जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखना है। रही बात बैलेंस शीट के मतलब की, तो आपको सभी को पता है कि बैलेंस शीट अपने आप में एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम अपने एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स फंड्स का स्टेटस जो है वो चेक करते हैं। यहां देख लो बच्चों क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज कंपनीज एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन अ समराइज्ड मैनर। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, सो दैट हम उस स्टेटमेंट को बनाने के बाद अपनी कंपनी के एसेट्स, इसके अलावा जितनी भी हमारे ऊपर लायबिलिटीज हैं, इसके अलावा जो आप पिछले साल तक कैपिटल बोलते थे क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप था, यहां पर उसी कैपिटल को क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स फंड। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इन तीनों का स्टेटस पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। आगे देखिए, दीज 3 पार्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी शो व्हाट द कंपनी ओन्स। तो यहां से हमको क्या पता चल जाएगा, कंपनी के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कंपनी के पास कौन कौन से एसेट्स हैं, व्हाट इट ओज, और कंपनी के ऊपर कौन कौन से फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है जिन्हें हम लायबिलिटीज भी बोलते हैं। आगे, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन द प्रीस्क्राइब्ड फॉर्म। जैसे मैंने कि लेक्चर स्टार्ट करते से पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि यहां पर हमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली जो है वो फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। तो यहां भी आप देख लीजिए बच्चों, ये लिखा हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन द प्रीस्क्राइब्ड फॉर्म दैट इज पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका अपने आप में एक प्रीस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। हम एक भी वेरिएबल को ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हैं, हमें बिल्कुल इसको एज पर फॉर्मेट ही चलना पड़ता है। तो ये रहा बच्चों हमारा फॉर्मेट। तो यहाँ सेंस बोर्ड पे तो मैं इतना बड़ा फॉर्मेट एक बार में लेके नहीं आ सकता, तो हम इसको पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले आपने मेंशन करना है नेम ऑफ द कंपनी, जिस भी कंपनी की आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। सपोज आपके पास टाटा मोटर्स है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टाटा मोटर्स। उसके बाद अपनी आप डेट मेंशन कर दीजिए कि भाई किस ईयर एंड पे, है ना, कौन सा हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पे उसके लिए हम लोग की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रही है। अब जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर बच्चों क्या होता है कि कंपैरिजन वाले फिगर होते हैं हमारे पास। हम प्रीवियस ईयर से करंट ईयर के फिगर्स को क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं प्रीवियस ईयर, उसके बाद हम लोग लिखते हैं करंट ईयर के फिगर, सो दैट इनका कंपैरिजन जो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए। तो अगर मैं पूरी की पूरी बैलेंस शीट की बात करूं तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। पहला हो जाता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसके अलावा जो दूसरा हमारा मेन पार्ट होता है वो होता है एसेट्स। आपने 11th स्टैंडर्ड में भी इसी तरीके से बैलेंस शीट बनाई थी, अगर आपको याद होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग बच्चों क्या लिखते थे, लायबिलिटीज, और राइट हैंड साइड में आप लोग क्या लिखते थे, एसेट्स। लेकिन यहां पर हमने इसको कुछ इस तरीके से फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बच्चों, सबसे पहला जो आपका मेन हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। क्या है शेयर होल्डर्स फंड, तो भाई यहां पर बात की जा रही है कंपनीज की, और कंपनीज में कोई एक सिंगल पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। तो हम जितने भी लोग मिलकर इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे, जितना भी अमाउंट कंपनी के पास पहुंच जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसी को बच्चों यहां पर बोला जाता है शेयर होल्डर्स फंड।
और शेयर होल्डर्स फंड को डिवाइड कर दिया जाता है फिर 3 अलग अलग सब हेड में। तो यहाँ सबसे पहला होता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में आप दिखाएंगे भाई कितनी आपकी ऑथराइज कैपिटल है, कितनी आपकी इशूड कैपिटल है, कितनी आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। ये सारे टर्म्स जो मैं यूज कर रहा हूं इसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने उसमें से आपने इशू कर दिए, कितने शेयर्स पे आपको पूरा पैसा मिल चुका है, तो ये चीज आपको कहां बताई जाती है बच्चों, शेयर कैपिटल में। उसके बाद हमारा अगला जो सब हेड होता है वो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कंपनीज क्या करती हैं, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाल कर ट्रांसफर कर देती हैं पर्टिकुलर अकाउंट में, और वो सारे के सारे प्रॉफिट के हिस्से हमें कहां दिखाए जाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम के हेड के अंदर। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है हमारे पास मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देखिए क्या होता है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शेयर्स इशू करती है, लेकिन कंपनीज जितने ज़्यादा शेयर्स इशू करते चले जाएगी ना, हमारी जो वोटिंग पावर है, वो जो शेयर होल्डर्स की वोटिंग पावर है उतनी ज़्यादा डाइल्यूट होते चली जाती है। तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं, वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ना वारंट्स इशू कर देती हैं। वारंट्स की खासियत क्या होती है कि एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में आपसे अभी कलेक्ट कर लूंगा और आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, से 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स आप मुझे बचा कुचा जो अमाउंट है वो पे कर दीजिएगा और मैं इन वारंट्स को काय में कन्वर्ट कर दूंगा इक्विटी शेयर्स में। तो चूंकि मैंने आपसे एक फ्रैक्शन बहुत पहले ही ले लिया था एट द टाइम ऑफ इशूइंग वारंट्स, तो मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। और मैं इन वारंट्स को कब कन्वर्ट करूंगा इक्विटी शेयर में, सर आफ्टर 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स जाके हमारी जो इक्विटी है वो क्या होगी, डाइल्यूट होगी। आफ्टर 5 ईयर्स जो हमारे वोटिंग राइट्स हैं वो डाइल्यूट होंगे। 5 सालों तक जब तक ये वारंट बना रहेगा, आपके इक्विटी शेयर्स की जो पावर है वो डाइल्यूट नहीं होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है, इसको भी कहां दिखाया जाता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही दिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है बच्चों शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आपका अगला हेड है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। शेयर्स इशू करना ना अपने आप में एक प्रोसेस होता है। तो सपोज मैं 25 ऑफ मार्च को आप लोगों से एप्लीकेशन मनी कलेक्ट कर रहा हूं। अगर आपको मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बनना है तो आप मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आपने अप्लाई कब किया है, 25 ऑफ मार्च को, और मैं जो है आप लोगों को शेयर्स इशू करने वाला हूं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने अप्लाई कब किया। आपने अप्लाई किया 25 ऑफ मार्च को, एंड व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम आपको जो अपनी कंपनी के शेयर्स हैं वो कब इशू करेंगे, वो हम करेंगे अप्रैल 5 को, ठीक है। तो शेयर्स मैं आपको कब इशू करने जा रहा हूँ, शेयर में इशू करूंगा आपको अप्रैल 5 को। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देखो बच्चों कि 25 ऑफ मार्च और अप्रैल के बीच में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है कि हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। कब क्लोज करना होता है सर, 31 ऑफ मार्च को। तो अब मेरे सामने यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि मैंने आपसे एप्लीकेशन मनी कलेक्ट कब कर लिया है, 25 ऑफ मार्च, और मैं आपको शेयर्स कब इशू करने वाला हूँ, अप्रैल 5, और उसके बीच में हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको क्या बोला जाता है कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो अगर मैंने आपसे एप्लीकेशन मनी ले ली है लेकिन उसके अगेंस्ट में भी आपको शेयर्स इशू नहीं किए, तो फिर ये चीज़ बच्चों बैलेंस शीट में कहाँ दिखती है, ये बैलेंस शीट में दिखती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर। और जैसे ही इस एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट में अप्रैल 5 को मैं आपको शेयर्स इशू कर दूंगा, ये हेड यहाँ से हट जाएगा और ये अमाउंट आपके शेयर कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद बच्चों जो हमारा अगला हेड होता है वो होता है आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज आप बहुत अच्छे समझते हैं, हर वो लायबिलिटी जिसको रीपे करने के लिए आपको मोर देन 12 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। ऐसे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसका रीपेमेंट हम 1 साल से ज़्यादा समय में करते हैं उनको बोला जाता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। हमको यहाँ पे बच्चों 4 सब हेड्स देखने को मिलेंगे। पहला होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो जैसे कि आपने डिबेंचर्स इशू करके रखे, आपने मॉर्गेज लोन लेके रखा है, आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके रखा है फॉर मोर देन 1 ईयर्स, ये सारे के सारे जो आइटम्स है वो कहाँ दिखाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट होता है आपके लिए बिल्कुल नया टर्म है ये, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक होती है हमारी टैक्सेबल इनकम और एक होती है हमारी अकाउंटिंग इनकम, ठीक है। आपको कई बार अकाउंटिंग करते वक्त इनकम टैक्स के प्रोविजंस को भी कंसिडर करना पड़ता है, और ऑन द अदर हैंड हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। और मीनवाइल दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बढ़ रही है, हमें और अमाउंट पे करना है, तो उसको कहाँ दिखाया जाएगा, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के अंदर। तो बेसिकली ये अपने आप में एक डिफरेंस होता है बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। इसके बाद बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि अदर हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो हैं, तो इनके अलावा जो दूसरी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज उनको हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर। और इसके अलावा आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजंस बना के रखे, वो सारे के सारे प्रोविजंस कहाँ दिखाए जाएंगे बच्चों, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। तो इसके अंदर अभी बहुत सारे सब हेड भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, उसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ आप जो मेन हेड्स हैं उन पर ध्यान दीजिए।
आगे चलेंगे तो अब हमारे पास आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज। आपको भी पता है करंट लाइबिलिटीज क्या है, करंट लाइबिलिटीज आर दोस लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर, विद इन 12 मंथ्स। तो अब ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर करना है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगी शॉर्ट टर्म बोरविंग्स, जैसे कि आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लेके रखा है, आपने कैश क्रेडिट लेके रखा है, तो ये चीज़ किस में आ जाएगी बच्चों, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं ट्रेड पेबल्स। तो जब आप गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, है ना, तो उसके अगेंस्ट में आपको अमाउंट पे करना होता है अपने क्रेडिटर्स को, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेड पेबल्स। तो शॉर्ट टर्म बोरविंग्स और ट्रेड पेबल्स के अलावा भी अगर हमारे ऊपर करंट लाइबिलिटीज होती हैं तो अदर करंट लाइबिलिटीज में हम लोग लेकर जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा बच्चों इसके अंदर क्या क्या जाता है, और जिस तरीके से हमने पीछे लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजंस बनाए थे उसी तरीके से बच्चों अब हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए प्रोविजंस बनाएंगे। तो प्रोविजंस कुछ नहीं होता है, प्रोविजंस बेसिकली जो हमारे फ्यूचर के खर्चे हैं उनका प्रेजेंट में अरेंजमेंट कर लेना। ध्यान से सुनो बच्चों, प्रोविजन के रिगार्डिंग ज्यादातर स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रोविजंस का मतलब होता है फ्यूचर के खर्चे, लेकिन हम उसका प्रेजेंट में अरेंजमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में मैंने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिख के रखा था, तो वो ऐसे खर्चे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में होंगे लेकिन उसका अरेंजमेंट मैंने पहले से ही कर लिया है। अब यहाँ देखेंगे आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन मेरे वो खर्चे हैं जो आगे जाके होंगे लेकिन उसका अरेंजमेंट मैंने अभी से कर लिया, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो हम लोगों ने इक्विटी और लाइबिलिटी वाला पार्ट कवर कर लिया। यहाँ पर आप लोगों के क्या आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे। अब इसका पार्ट अगला आपको पता है क्या है, अब हमें एसेट्स में डील करना है। अब हमें किस में डील करना है बच्चों, एसेट्स में। तो व्हाट डू मीन बाय एसेट्स, भाई इतना तो पढ़कर आए हो ना क्लास 11 से कि हर वो चीज़ जो कि हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करती है उनको क्या बोला जाता है, एसेट्स। मेरी नज़र में पेन से लेकर प्लेन तक एसेट होते हैं, मेरी नज़र में पेन से लेकर प्लेन तक एसेट होते हैं। हर वो चीज़ जिसकी प्राइस, शेप, कलर कोई चीज़ मैटर नहीं करता, बस अगर वो मुझे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प कर रहा है तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ आपको, मेरी टेलरिंग शॉप है तो वो जो निडल है ना, निडल जिससे मैं स्टिचिंग कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए क्या एसेट है। और अगर मेरी एयरलाइंस चलती हैं तो बड़े बड़े जो प्लेन्स हैं वो भी मेरे लिए एसेट्स ही हैं। तो एसेट्स में देखेंगे बच्चों, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास है नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि आपको 1 साल से ज़्यादा एडवांटेज देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, इन्हीं को ना आप पहले बोला करते थे फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अपन लोग, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी हमारे पास जितनी भी हैं, मशीनरीज जो है आपकी वो इसके अंदर आ जाएंगी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से। और इसके अलावा आपके पास जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं जस्ट लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगी, इसके हेड में, जो कि हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब बच्चों इसके सब हेड्स होते हैं, ये इसका मेन हेड है। अब इसके बाद यहाँ पे सब हेड होते हैं। तो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, और जितनी भी आपके पास मशीनरीज हैं वो सारी की सारी कहाँ पर आ जाती हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंडर। इसके बाद आपके पास जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, क्या होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स है, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन फिर भी हमारे एसेट्स होते हैं, जस्ट लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, वो सारे आप कहाँ दिखाएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। क्लियर, ध्यान से देख रहा हूं। नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरी कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है, ठीक है, लेकिन अभी वो बनकर कंप्लीट नहीं हुई है, अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी उसका अंडर कंस्ट्रक्शन में है वो सारी की सारी। तो ऐसे एसेट्स जो कि अभी बन के कंप्लीट नहीं हुए हैं और बाय नेचर वो अपने आप में क्या है, नॉन करंट एसेट्स उनका नेचर है, तो उन्हें कहाँ दिखाया जाता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। इसी तरीके से बच्चों आप कोई इंटेंजिबल एसेट है लेकिन अभी वो तैयार नहीं हुआ है, जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर हम उसको कहाँ दिखाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हमारी कंपनी ने किया है दूसरों की कंपनी में, ठीक है ना। जैसे पेटीएम, तो पेटीएम जब नया नया हमारी कंट्री में आया था तो उसने फंडिंग कहाँ से उठाई थी, टाटा कैपिटल वालों से। तो टाटा कैपिटल वाले उसको अपनी बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो हमारी कंपनी जब दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उसे कहाँ दिखाया जाता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में। नेक्स्ट बेटा अगला जो आपका हेड होता है वो होता है डिफर्ड टैक्स एसेट्स। और जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज देखी थी, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आपके ऊपर तब आती हैं जब आपको और टैक्स पे करना है, और अगर हम एक्सक्यूज मी, और अगर हमारा टैक्स ज़्यादा जमा हो गया है किसके पास, आपके टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के पास, तो उसे हमें कहाँ दिखाना पड़ता है, डिफर्ड टैक्स एसेट्स के अंदर। ठीक है, बहुत डिटेल में बताऊंगा ये सारी चीज़ें मैं आपको। इसके अलावा अगर हम अगले हेड की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सर लोन्स एंड एडवांसेस एसेट में क्या कर रहे हैं बच्चों, लोन लेने का नाम नहीं है, देने का नाम भी होता है। तो अगर आपने दूसरों को लोन दे के रखा है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो चीज़ आपको कहाँ दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस में। और इसके अलावा जो हमारे पास बचे कुछ अदर नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिनको मैं अगले लेक्चर में कवर करने वाला हूँ कि इसके अंदर और कौन कौन से सब हेड आएंगे, वो हम दिखाएंगे अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर।
आगे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास का अगला पार्ट आ गया है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आप समझते हैं, करंट एसेट्स उन एसेट्स को बोला जाता है जिनको 1 साल के अंदर यूज़ कर लिया जाता है या फिर 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो करंट एसेट में हमारे पास सबसे पहले है करंट इन्वेस्टमेंट्स। देखो यहाँ पे ना एक अजम्पशन लिया गया है, यहाँ पर एक अजम्पशन लिया गया है कि जो आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही होते हैं। ये वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनको बहुत जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब कैश इक्विवेलेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको विद अ डेफिनेट वैल्यू कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो हम यह मान के चलते हैं बच्चों जब इसको सॉल्व करते हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही होंगे। इसके अलावा भैया आ जाओ नेक्स्ट आपके पास इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज क्या, इन्वेंट्रीज वो गुड्स हैं जिनमें आप डील करते हो। इन्वेंट्रीज वो मर्केंडाइज हैं जिसमें आप डील करते हैं, जिसको आप पिछले साल तक स्टॉक बोलते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्वेंट्रीज। उसके बाद जब आप गुड्स बेचते हैं क्रेडिट पे, तो जिन लोगों से हमें पैसा लेना होता है वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके बाद है बच्चों कैश इन कैश इक्विवेलेंट। तो मैंने आपको बताया जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। कैश इन इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड और कैश इन इक्विवेलेंट क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये वो एसेट्स होते हैं जो बिल्कुल कैश की जैसी होते हैं। जैसे अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो वो कैश की इक्वली आप जब चाहो तब वहाँ से क्या कर सकते हैं, विड्रॉ करके ला सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आ जाते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस। ये वो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस है जो हमने दिए हैं दूसरों को 1 साल से कम के लिए। मतलब 1 साल के लिए मैंने आपको लोन दिया है या 1 साल से कम के लिए, वो पैसा मैं आपसे वापस ले लूँगा। पिछली वाली साइड में हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस थे, वो पैसा मैंने आपको उधार दिया 1 साल से ज़्यादा समय के लिए। और लास्ट में बच्चों यहाँ पर हमारा निकल कर आता है अदर करंट एसेट्स। इसके अलावा जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं वो सारे के सारे किस हेड के अंदर चले जाते हैं, अदर करंट एसेट्स के अंदर। और ऑब्वियस ही बात है इसके बाद फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टोटल करने वाले हैं। तो एक बस बहुत छोटा सा ओवरव्यू लेकर आया था मैं आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट के लिए। हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे बताऊंगा बच्चों कि किस हेड के अंदर कौन सा आइटम जाता है और विथ लॉजिक की क्यों जाता है। तो यहाँ आज हमने बैलेंस शीट का जो है फॉर्मेट वो कर लिया है कंप्लीट, और अगले लेक्चर में बच्चों मैं आपको इसको और डिटेल में बताने वाला हूँ। आज के लिए बस हमारे पास इसका ओवरव्यू ही था। तो हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।